हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग सभी स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं क्लास कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो है अक्कल दाढ़ आ रही थी, विजडम टूथ मेरा निकल रहा था, जिस वजह से मुझे बहुत पेन था, मेरे बहुत स्वेलिंग थी, बहुत पेन था, काफ़ी दिन में बहुत परेशान रही उसकी वजह से। बट फाइनली अब मुझे आराम है और बहुत टाइम बाद आज जो है क्लास आपका हो रहा है। तो आज जो क्लास है वो आपके 125 क्वेश्चंस को मैंने ऐड करने की पूरी कोशिश की थी, हालांकि नहीं हो पाए हैं। 100 अबव क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 1 रहेगा ये, और इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे हम, ठीक है। तो आज के जो भी क्वेश्चंस हैं थोड़ा इजी बेसिक होंगे, आपको बहुत डेफिनेटली लेकिन आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले होंगे। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, टीजीटी है, पीजीटी है, या इसके अलावा हम बात करें मुख्य सेविका है, सभी में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो इन्जॉय कीजिएगा ये टेस्ट नंबर 1, और सब लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और चैनल को अगर अभी भी आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम वस्त्रों का उपयोग शरीर को डैश के लिए करते हैं, बताइए। हम फैब्रिक क्यों पहनते हैं? फैब्रिक का उपयोग, वस्त्र का उपयोग हम किस लिए करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, या सभी के लिए? बताइए। आंसर करेंगे सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ। सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, लाइव चैट में आना चाहिए, ठीक है। सब लोग लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम को नहीं लेंगे, ठीक है भाई। हम वस्त्रों का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी के लिए करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भी, सुंदर रहने के लिए भी, निरोग मतलब अब सर्दियों में हम कॉटन पहन के तो घूमेंगे नहीं, ऑब्वियसली वूल पहनेंगे ताकि हम बीमार ना हो जाएं, तो सभी के लिए जो है हम करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, वस्त्रों का चुनाव करते समय हम उनकी डैश ध्यान में रखते हैं क्या? सुंदरता, गुण, मूल, या उपयुक्तता, मतलब उपयोगी हो हमारे लिए वस्त्र। तो बताइए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम फैब्रिक का सिलेक्शन करते हैं, वस्त्रों का चुनाव करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, ये जो कूट है ये इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर करेंगे, ठीक है। हम वस्त्र का चुनाव करते समय उसकी सुंदरता, गुण, मूल्य, वो उपयोगी है हमारे लिए नहीं है, ये सब हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? और आप ये भी बताएंगे जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध किस चीज से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं और मुख्य सेविका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? और इसका संबंध बच्चों के वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन से है, वेरी गुड। और इसका आपके 2014, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, या कितने अमाइनो एसिड से मिलकर के आपके प्रोटीन्स बनते हैं? देखिए अमाइनो एसिड्स बहुत प्रकार के होते हैं, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके मिलकर ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, आपके शरीर के ऊतकों की मरम्मत होती है, टूट फूट होती है, नए टिश्यूज बन पाते हैं, नए सेल्स बन पाते हैं, वो आपके टोटल नंबर ऑफ होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, जिसमें आप 10 को इसेंशियल के कैटेगरी में डालते हैं, 10 को नॉन इसेंशियल, मतलब 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक जो हमें भोज्य पदार्थों से लेने होते हैं, हमें ज़रूरी होते हैं फूड से लेना, और अनावश्यक हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी उनको खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, भारतीय गांव में बताइए किस प्रकार के परिवार का उदाहरण देखने को मिलता है? अगर हम गांव की बात करते हैं, हमारे भारत की आज भी 65 से 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो वहां पर हमें स्पेशली मूल रूप से कौन से परिवार देखने के लिए मिलते हैं? आज भी हमें गांव में आपके संयुक्त परिवार देखने के लिए मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, बताइए क्या नहीं है? शिशु बाल मृत्यु दर ऊंची होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है, मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास, पुत्री की अधिक प्राथमिकता, या पुत्र संतान को अधिक प्राथमिकता। कारण आपसे पूछा है, नहीं है। कौन सा कारण इसमें से नहीं है? आंसर करेंगे सारे बच्चे। कोई भी नहीं चाहता है, अब तो समय बदल रहा है
लेकिन एक जो मेंटेलिटी रही है कि भाई पुत्री की अधिक प्राथमिकता तो कहीं भी नहीं रही है, लोग पुत्रों की अधिक प्राथमिकता की वजह से जनसंख्या विस्फोट हो चुका है कि एटलीस्ट पुत्र हो जाए इस चक्कर में लोग ट्राई करते रहते हैं और बच्चे करते रहते हैं। तो नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम में? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे और बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि इजी देख करके आप गलत आंसर कर रहे हो और फिर आपको मतलब बुरा लग रहा है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? आंसर करेंगे सभी बच्चे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965, 15 जुलाई 1972, 22 नवंबर 1972, 22 जुलाई 1965, 22 नवंबर 1965। ठीक है, 22 नवंबर ऑफ 1965 को गरीबी को खत्म करने के लिए, सतत मानव विकास के लिए ये जो है आपके संगठन बनाया गया था, कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम को बनाया गया था, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा मतलब कॉलेरा, जो कि आपके विब्रियो कॉलरी नामक आपके बैक्टीरिया से फैलता है। विब्रियो कॉलरी आपके कॉमा शेप लाइक बैक्टीरिया होता है। तो बताइए हैजा से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से आंसर करिए। त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय? आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन आपके प्रभावित होती है। बहुत से क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्लियर करे। पहली बात तो हैजा आपके किससे होने वाली बीमारी है? तो आप बताएंगे जल से होने वाली बीमारी है, भोजन से भी होने वाली बीमारी है, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज में हम जल में जाएंगे क्योंकि जल और वायु की बीमारी हम पढ़ते हैं। सेकेंड, हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किया कि हैजा क्या है, बैक्टीरियल है, वायरस डिजीज है, तो आप बताएंगे हैजा बैक्टीरियल डिजीज है। थर्ड, हमने क्वेश्चन क्लियर किया इसका कॉजिंग एजेंट, तो आप बताएंगे विब्रियो कॉलरी, और हमने उसकी शेप की भी बात कर दी, मैंने आपको बता दिया कॉमा लाइक शेप होती है। ठीक है, हैजा के इसकी विब्रियो कॉलरी की जो शेप होती है कॉमा शेप होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में लोहे की कमी से हो जाता है क्या? गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, इसीलिए जब इसमें जेस्टेशन पीरियड में जब आपके डायबिटीज होती है तो इसलिए उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, गर्भावस्था भी बोलते हैं आप इसे। लोहे की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो आपने पढ़े हैं बहुत सी प्रॉब्लम होती है, गर्भपात भी होता है, मानसिक मंदन जो क्रिटिनिज्म होता है बच्चों में, शिशु मृत्यु भी होती है, और ये सभी आपके ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, प्रसव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रसव की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब जो लेबर है, जो आपके डिलीवरी है उसकी बात हो रही है। बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट्स। देखिए जो टाइप्स ऑफ डिलीवरी है, प्रसव है, ये मुख्यतः आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है नेचुरल बर्थ, जो कि नेचुरल आपके बर्थ होती है। सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब औजारों की सहायता से बच्चे को बाहर निकाल रहा है। एक होती है ब्रीच बर्थ, जिसमें बच्चे एक उल्टा पैदा होता है, पहले उसके पैर बाहर आते हैं, बाद में उसका सिर बाहर आता है, तो बहुत पूछा जाता है। एक होता है ट्रांसवर्स आपके बर्थ, ट्रांसवर्स मतलब बच्चे की स्थिति आणी है। ठीक है, उसको बोलते भी हैं आड़ा जन्म। और फिर आपके लास्ट होता है सी सेक्शन, जिसे आप बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन बर्थ, चीर फाड़ द्वारा प्रसव, जो कि आपके स्टमक में नीचे सी सेक्शन किया जाता है, काट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसे आप ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो स्पेशली आपके जो प्रसव होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 3 भी होता है, लेकिन हमने 5 पढ़े हैं तो मैंने आपको 5 यहाँ पर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय शिशु का वजन डैश होने पर उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बताइए कम होने पर, कितने से कम होने पर अगर बच्चे का वेट है तो विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है? आंसर करेंगे आप लोग। जन्म के समय बच्चे का जो अप्रोक्सीमेट वेट है वो कितना होना चाहिए? 3 किलोग्राम, है ना, 3 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम। यहाँ बताइए आप, या 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम। अगर 2.5 किलोग्राम से कम है तो क्या है, बच्चे को आपके विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें आप KMC पढ़ते हैं। ठीक है, कंगारू मदर केयर जो थेरेपी है वो स्पेशली 2.5 किलोग्राम से कम बच्चों के लिए ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 का, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया?
सन 1955 में आपके हिंदू विवाह अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे के जन्म के कितनी देर बाद प्लासेंटा आ जाना चाहिए। व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा क्या है पहले आप ये भी बताइए मुझे। प्लासेंटा कहाँ डेवलप होता है ये भी बताइए आप मुझे। क्यों डेवलप होता है ये भी बताइए आप मुझे। और कितने देर बाद जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए। देखिए प्लेसेंटा आपके एक टेम्पररी ग्लैंड है, आप बोलेंगे टेम्पररी ग्लैंड, जो एक केवल और केवल फीमेल्स में डेवलप होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होती है, और यही आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं उसका डेवलपमेंट करता रहता है। जो आपके ये प्लेसेंटा होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये बनाता रहता है, ठीक है। और इससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। नरिशमेंट जो मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे तक पहुंच पाता है। इसके अलावा ये एज अ प्रोटेक्शन लेयर है बच्चे के पास, किसी भी तरीके के मदर की जो भी अगर मदर बीमार है तो वो एंटीजन को बच्चे तक पास नहीं होने देता प्लेसेंटा। काफ़ी बात मैं आपसे प्लेसेंटा की कर चुकी हूँ, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया भी है इसके बारे में, ठीक है, कि ये बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को नहीं जाने देता है। अगर मान लीजिए माँ बीमार है तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी बीमार है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एड्स है वो वायरस क्रॉस कर जाता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। बाकी प्लेसेंटा एज अ शील्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चे को, ठीक है, माँ के। और हाँ सबसे बड़ी चीज, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी भी टच नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग सोचिए बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड एक दूसरे में फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बात मैं ब्लड में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अबाउट 30 मिनट, लगभग आधे घंटे के बाद बच्चे के जन्म के प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी सफाई होती है वो डॉक्टर नर्सेज वहाँ पर फीमेल की कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव जाति में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मानव जाति में। टोटल क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़े की बात हो रही है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। इसमें आपके 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोजोमल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम एलोजोमल बोलते हैं, क्योंकि वो एक्स एंड वाई होता है मेल्स में एंड XX होता है फीमेल्स में। उसको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है, और मतलब जो है वो आपके दोनों में अलग होता है, इसलिए वो एलोजोमल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, वृद्धि एक प्रक्रिया है, बताइए। ग्रोथ एक कैसी प्रक्रिया है। साधारण जटिल ये दोनों। देखिए वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है क्योंकि मेजरिंग है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, है ना। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा, वृद्धि को आप मेजर कर सकते हैं, अपनी हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, बच्चे की लंबाई आप देख सकते हैं, तो एक साधारण प्रक्रिया है। नेक्स्ट बताइए, मानव जाति में विकास होता है, सभी को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था से अंत तक, बाल्यावस्था से अंत तक, जीवन पर्यंत, या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक मानव जाति में विकास होता है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, बताइए कब तक होता है। डेवलपमेंट तो आपके वूम टू टूम होता है ना, गर्भ से कब्र तक होता है, तो जीवन पर्यंत आपके जो है डेवलपमेंट चलता है, डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का दोष नहीं है। भाषा का दोष नहीं है, लैंग्वेज का डिसऑर्डर नहीं है, बताइए। स्टटरिंग, लिस्पिंग, कोइंग एंड ये सभी, आंसर करिए। भाषा का दोष नहीं है, भाषा का दोष आपके कूइंग नहीं है, ठीक है। स्टटरिंग है, लिस्पिंग है, लेकिन कूइंग नहीं है। कूइंग तो भाषा की शुरुआत बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आकार के आधार पर परिवार होता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग बुक में, कि आकार के आधार पर फैमिली कितने प्रकार की होती है। मैंने 2 टाइप्स पढ़े हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। अगर और भी कोई हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आंसर करती हूँ 2 प्रकार के। क्लियर है। आकार के आधार पर जो परिवार है वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो संयुक्त परिवार होता है या फिर आपके एकांकी परिवार होता है। न्यूक्लियर फैमिली होती है या ज्वाइंट फैमिली होती है। अगर कोई थर्ड टाइप भी हो किसी राइटर की बुक में तो उसको जरूर बताइएगा, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने 2 प्रकार के पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर 2 प्रकार का आंसर आपको बता रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शारदा एक्ट बताइए किससे संबंधित है। बाल विवाह से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, या सभी से। जल्दी जल्दी आंसर करिए। शारदा एक्ट आपके बाल विवाह से संबंधित है, हरविलास शारदा जी से संबंधित है। शारदा एक्ट आपके बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, शिशुओं की नाड़ी गति
प्रति मिनट होती है? कितनी होती है? अप्रोक्सी 120 टू 140 तक चली जाती है, तो यहाँ पर हम 120 टू 150 आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 टू 120 भी नहीं, 120 टू 140 तक पड़ी है, 140 तक चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक, कानूनी, मूल अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। नाउ द नेक्स्ट इज, अनुलोम विवाह से क्या आशय है? बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है? अनुलोम विवाह क्या होता है? विवाह के प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, इसमें एक अनुलोम होता है, एक प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह बताइए कौन सा होता है? निम्न वर्ण की लड़की उच्च वर्ण के लड़के से शादी कर रही है, निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह कर रहा है, एक ही समाज के स्त्री पुरुष आपस में विवाह कर रहे हैं या असमान समाज के स्त्री पुरुष आपस में विवाह कर रहे हैं? देखिए, जब लड़की निम्न वर्ण की है और लड़का उच्च वर्ण का है तो ऐसे विवाह को आपके हाइपरगैमी बोलते हैं, हाइपरगैमी। ठीक है, हाइपरगैमी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अनुलोम विवाह। लड़की जो है वो निम्न वर्ण की है और लड़का जो है वो उच्च वर्ण का है। और जब इसका उल्टा होता है, लड़की उच्च वर्ण की होती है मतलब ऊंची जाति की होती है, लड़का नीची जाति का होता है, ऐसे विवाह को आपके हाइपोगैमी या प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम में। अनुलोम विवाह क्या है और प्रतिलोम विवाह क्या है? अनुलोम मतलब लड़का ऊंची जाति, लड़की नीची जाति। प्रतिलोम मतलब लड़की ऊंची जाति, लड़का नीची जाति। ठीक है, हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। नाउ द नेक्स्ट इज, गर्भावस्था के दौरान किसी महिला के शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। 12 से 12.5 किलो वजन में उसकी वृद्धि होती है, 12 से 12.5 किलो तक वजन में उसकी कमी आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है? बताइए, आंसर करेंगे सारे बच्चे। वजन में वृद्धि हो जाती है, 12 से 12.5 किलो तक वेट जो है प्रेगनेंसी में आपके इंक्रीज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था के कितने सप्ताह से शुरू हो सकती है? सबसे पहले तो आप बताएंगे व्हाट इज प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया है क्या? मैंने प्री एक्लेम्सिया आपको पढ़ाया था। ये आपके टॉक्सिसिटी हैं, गर्भकालीन विषाक्तता के प्रकार हैं। गर्भकालीन विषाक्तता है आपके, जो कि आपके प्रेगनेंसी में हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, ये आपके स्पेशली प्रेगनेंसी में ही दिखाई देते हैं। अगर आपकी गर्भावस्था सही से नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस ही हैं, टॉक्सिसिटी वगैरह, उसमें आपको दिखाई देता है। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया। वजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सूजन दिखाई देगी, हाइपरटेंशन, सबसे बड़ी बात उच्च रक्तचाप होगा, प्रोटीन आ रहा होगा यूरिन में, तो इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। देखो, स्पेशली जो इसका टाइम है नॉर्मली वो है आपके 20 वीक्स टू 30 वीक्स में ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम इससे मिलता जुलता आंसर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 16वें सप्ताह से। ठीक है, 16वें सप्ताह से, 16-18 सप्ताह से, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हर किसी की बॉडी अलग है। अगर किसी में ये टॉक्सिसिटी दिखती है प्री एक्लेम्सिया, स्पेशली इसमें क्या होता है, आपके हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलेगा, यूरिन में आपके प्रोटीन आ रहा होगा, सूजन हो जाती है फीमेल्स में, तो 20 to 30 वीक्स में आपके मध्य दिखता है, लेकिन यहाँ पर हम उससे मिलता जुलता लगाएंगे तो 16वां सप्ताह आंसर ठीक है। और ये है क्या प्री एक्लेम्सिया? तो अगर हम बात करें तो ये आपके एक गर्भकालीन विषाक्तता का प्रकार है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, जैसे आपके हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम है, उल्टी आना, वैसे ही ये है। पार्ट्यूनेट कहा जाता है, किससे बोलते हैं आप पार्ट्यूनेट? जन्म से 6 माह के शिशु को, जन्म से आधा घंटा के शिशु को, 6 माह से 1 वर्ष के शिशु को, 6 माह से 2 वर्ष के शिशु को। पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट, पीरियड ऑफ नियोनेट। इन्फेंसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट, पीरियड ऑफ नियोनेट। तो बर्थ टू हाफ एन आवर का जो समय होता है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक का समय पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट कहलाते हैं, और उसके बाद का समय जो है वो आपकी पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? दहेज जो संबंधी नियम था वो कब आया? 55, 61, 57, 61। दो ऑप्शन सेम है यहाँ, तो दोनों ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। दो ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, बी एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, सबको स्टार मार्क मिलता है क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। 1961 आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? बताइए, क्षय रोग टीबी का कारण बताइए, किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए। टीबी वायु से फैलता है, जल से फैलता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए मेरे 3-4 क्वेश्चन का।
तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। क्षय रोग, टीबी, टीबी आपके ट्यूबरकुलोसिस है या आपके वायु से संचारित होने वाली बीमारी है, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। या आपके बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? बैक्टीरिया, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाती है? कैल्शियम, लोहा, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन। किसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाती है? तो आयोडीन की कमी से आपके मंद बुद्धि हो जाती है, जिसमें हम क्रिटिनिज्म वगैरह पढ़ते हैं। किसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाती है? आपके आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का इससे संबंध होता है, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन इजी अच्छे से नहीं निकलेगा तो आपके क्या होगा? आपको देखने के लिए प्रॉब्लम ये मिलती है, क्रिटिनिज्म वगैरह। नेक्स्ट देखिए, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध बताइए क्या होता है? कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होता है, कैल्शियम प्रोटीन से कम होता है, कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम, कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर होता है। गाय की तुलना में माँ का दूध, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। कैल्शियम ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है गाय के दूध से माँ के दूध में, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से रीचेक कर लेना, वैसे ये ठीक है आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, ब्यूट्राइक एसिड किस में पाया जाता है? ब्यूट्राइक अम्ल, ब्यूट्राइक अम्ल किस में पाया जाता है? अभी हमने बात करी है फैटी एसिड्स के बारे में काफी अच्छे से। ब्यूट्राइक एसिड किस में पाया जाता है आपके? जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करिए। मक्खन में। किस में पाया जाता है? आपके बटर में। बटर में आपके क्या पाया जाता है? ब्यूट्राइक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा बटर में कौन सा एसिड पढ़ाया था मैंने आपको? पढ़ाया जाता है, मैंने आपको एक और एसिड बताया था बटर में पाया जाता है, कैप्रिक, कैप्रोलिक, कैप्रोइक। कौन सा पाया जाता है? स्पेलिंग लिखिए सब लोग। कैप्रोइक, कैप्रोइक एसिड पाया जाता है मक्खन में, और आपके ब्यूट्राइक एसिड पाया जाता है बटर में और मक्खन में, या उसे हिंदी में मक्खन ही बोलेंगे, इंग्लिश में बटर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आरंभ की गई थी? जल्दी जल्दी आंसर करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आरंभ की गई थी? 2015 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त में रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पल्स का अनुपात क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या होता है? कितने पे कितनी होती हैं? ऑप्शन है ए 600 पे 1, 500 पे 1, 400 पे 1, 800 पे 1। तो 600 आपके आरबीसी होती है, उस पे 1 आपके डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात होता है 600:1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा, आशा कार्यक्रम देन है किसकी? स्वास्थ्य योजना की, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, परिवार नियोजन कार्यक्रम की? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005 वाला है आई थिंक, या 7 वाला है। लेट मी चेक। आपके 2005, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, आशा उसकी देन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। संपत्ति मतलब जो पैतृक संपत्ति है वो बेटे को सौंपी जाती है किस परिवार में? पितृवंशीय, मातृवंशीय, नवीनावंशीय या बाल्यवंशीय परिवार में? कौन से परिवार में संपत्ति को बेटे को दिया जाता है? पितृवंशीय परिवार में। किस में दिया जाता है? पितृवंशीय परिवार में। नेक्स्ट देखिए, किस विधि से इडलियां बनाई जाती हैं? इडली किस विधि से बनाई जाती है? उबाल कर, प्रत्यक्ष सीधे भाप से, अप्रत्यक्ष भाप से, इनमें से कोई भी। इडली किस विधि से बनाई जाती है? तो इडली आपके डायरेक्ट मेथड से बनाई जाती है, प्रत्यक्ष सीधे भाप से बनाई जाती है। सबको पता है, ये पूछे जाते हैं मेथड्स आपके। नेक्स्ट बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनाम थ्रेबियस, सिसाबा कोरोसी, अब्दुल्ला शाहिद, एंटोनियो गुतेरश। बताइए कौन है? टेड्रोस एडनाम थ्रेबियस जो है आपके वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO की थीम क्या थी?
अभी हमने अपने उस पर खूब अच्छे से डिस्कस किया है टेलीग्राम चैनल पर, होम साइंस प्लेनेट पर। क्या थीम है 2023 में WHO की, और कौन सा जो है हमने इस बार 7 अप्रैल को मनाया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। सबको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है होम साइंस प्लैनेट, उनको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस पोल बना सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, हमने हेल्थ फॉर ऑल की बात करी थी और हमने 75th से 75वां अपना जो है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखिए, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को चेचक दोबारा नहीं होता, क्यों नहीं होता? जल्दी जल्दी बताइए। अगर एक व्यक्ति को चेचक हो गया है, बाद में अधिकतर उसको दोबारा नहीं होता है, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा उसमें अर्जित प्रतिरक्षा के कारण होता है। मतलब अब उसने जो है एक्वायर कर लिया इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कोरोना में क्या कर रहे थे, किसी को कोरोना हुआ तो अब उसके अंदर इतनी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट डेवलप हो गई हैं कि उसको एक्वायर्ड हो गई है। ये वैक्सीन लग रही थी तो कोरोना का ही तो डेड बैक्टीरिया वायरस डाला जा रहा था बॉडी के अंदर, तो चेचक हो गई है, अब दोबारा उसको नहीं होता है प्रायः, क्योंकि अब अर्जित हो गई है प्रतिरक्षा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल होता है, आंसर करिए क्या होता है? स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। ठीक है, टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस होता है आपके शुद्ध जल। नेक्स्ट देखिए, समाज की बुनियादी इकाई क्या है? स्कूल, मंदिर, परिवार, अस्पताल। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। नेक्स्ट, सेरोगेसी क्या है? सेरोगेसी को आप क्या बोलेंगे? किराए का बच्चा, किराए की माँ, किराए की कोख, या ये सभी? सेरोगेसी आप लोगों को पता है अच्छे से क्या होता है। एक फीमेल होती है, दूसरी हस्बैंड वाइफ का जो है जो आपके गेमेट्स होते हैं, फीमेल का ओवम और हस्बैंड का जो स्पर्म होता है, उन दोनों को फ्यूज करके एक परख नली से और फिर वो सेरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये किराए की कोख होती है। क्या होती है? किराए की कोख। कोई भी मतलब जो लेडीज होती हैं वो तैयार हो जाती हैं, सेरोगेट ही इसको बोलते हैं, सेरोगेसी या सेरोगेट मदर। ठीक है, किराए की कोख। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, बताइए बाल विकास का क्षेत्र क्या नहीं है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने बोला टेस्ट नंबर 1 है, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा खुश मत हो जाना कि मैम तो बहुत इजी पेपर ले आई हैं। मैम इजी इसलिए लाई हैं क्योंकि अभी टेस्ट नंबर 1 है। ओके, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे मैम। वृद्धावस्था। नेक्स्ट देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति। क्या बोलेंगे? प्रसुप्ति, प्रसुप्ति। हाँ, क्या बोलेंगे? ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में निर्धनता का एक कारण है। ठीक है, क्या है? अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, या ये सभी है? बताइए निर्धनता का क्या कारण है? पॉवर्टी का क्या कारण है? ये सभी है। अशिक्षित है व्यक्ति, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, ये सभी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है, फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार किसका है? आंसर करिए सभी बच्चे, ये विचार किसका है? कन्फ्यूशियस। किसका है ये विचार? आपके कन्फ्यूशियस का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, या 30 से 40 वर्ष? 25 से 30 वर्ष आपके आंसर मानी गई है। क्या हो जाएगी? 25 से 30 वर्ष, क्योंकि इस स्थिति में आपके जो भी प्रजनन अंग होते हैं वो कार्य करने की स्थिति पर काफी मतलब अपर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। ठीक है, अब 18 साल की लड़की बेचारी अभी जब मतलब क्या बोलना चाहिए, मैच्योर भी नहीं हो पाई है सही से। ठीक है, तो 25 से 30 साल आपके, या 25 से 28 भी लिखा हो तो ठीक है, बट ये 25 to 30 ईयर्स ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज,
गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग क्यों बढ़ जाती है? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त के निर्माण के लिए, अस्थि के निर्माण के लिए? आंसर करिए। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, ये परिभाषा किसने दी है? जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या के संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, ये परिभाषा आपके वर्लेसन ने दी है। ये 2-4 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाल दिए हैं, ठीक है। डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, कभी कभी PYQ से रिपीट हो जाती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर आपको अवतल उत्तल ना मिलके नतोदर और उन्नतोदर मिल रहा है, उन्नतोदार मिल रहा है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, हिंदी मीडियम वाले, है ना, क्योंकि उन्होंने तो अवतल उत्तल पढ़ा है। मैम की ट्रिक भी उन्हें याद होगी, अगर नहीं याद हो तो देख लेना, है ना, तो उसका ट्रिक का वीडियो पड़ा हुआ है तो देख लेना। तो यहाँ पर जो है, इसलिए मैंने डाला, बाई चांस कंफ्यूजन हो जाता है तो मैं बता दूं, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि हमें क्या लगाना चाहिए? अवतल लेंस लगाना चाहिए। अब अवतल तो है नहीं, उत्तल तो है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाता है नतोदर, ठीक है। तो निकट है आपके और दूसरा है नतोदर, ये ध्यान रखना, ना से निकट ना से नतोदर, ठीक है। और अवतल होता है तो यहाँ पर ऊ है, उन्नतोदार, ठीक है। दूरदर्शी दोष में हम अवतल लेंस लगाते हैं, तो अवतल ना मिले तो आ के साथ आप चले जाएंगे, ये ऊ में चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन से एक ट्रिक से याद करा रही हूँ। देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होता है, उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मेरी मम्मी मुझे दूर से बुला रही थी और मैं बोलती हैं तुम्हारे कानों में क्या वैक्स भरा है, तो दूर से बुला रही थी तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो कॉनकेव तो निकट में ही यूज करेंगे हम। मैंने आपको इंग्लिश की ट्रिक भी याद कराई है और हिंदी की ट्रिक से भी याद कराया हुआ है। अब ये नई चीज मिल गई, नतोदर उन्नतोदर से आपको परेशान कर दें तो भी आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। देखो, निकट में नतोदर, तो आपके निकट में ना है, नतोदर में ना है दोनों में ना, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा होता है? अवतल, तो अवतल लेंस यूज करते हैं ना, दूना नहीं, सॉरी गलत हो गया, दूना। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। मैं गलत बोल रही थी अब तक, मैं अपनी ट्रिक से एक बार देख लेती हूँ। हिंदी में मुझे थोड़ा भी ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए तो ये ट्रिक है इतनी बढ़िया, एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर करी थी। डी से दूरदर्शी दोष तो उसमें उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और एन से निकट दृष्टि दोष तो उसमें अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर निकट से आप चले जाएंगे नतोदर पे, ऐसे याद कर लेना। और दूरदर्शी दोष में आपके उत्तल लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल में आपके ऊ आ रहा है और यहाँ भी आपके उन्नतोदार आ रहा है। लीजिए, अब आपकी शायद समस्या दूर हो गई होगी। सबको क्लियर है? नतोदर और उन्नतोदार में, ठीक है। दूरदर्शी दोष में हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस यूज करते हैं। दूना से स्ट्रिक से याद रखना बहुत अच्छे से, मैंने इसको याद भी कराया हुआ है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो देखो, उत्तल ही है, उत्तल का ही उन्नतोदार हो जाएगा और निकट का आपके जो है नतोदर हो जाएगा। ऐसे लिख लेना है, ना से निकट आ रहा है ना से नतोदर, ठीक। चलो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत मत करना। ये इतना डिस्कशन क्यों होता है, इतनी ट्रिक्स वगैरह क्यों बताई गई हैं? क्योंकि एक एक नंबर, दो नंबर यहाँ चले जाते हैं बच्चों के, बहुत इजी क्वेश्चंस में चले जाते हैं। जैसे यहीं पर एग्जामिनर ने नतोदर उन्नतोदार कर दिया तो भी मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, ठीक है। और नहीं हो नतोदर उन्नतोदार, आपके अवतल उत्तल लिखा हो तो तुरंत ये ट्रिक मैम की लिख लेना, दूना, ठीक। डी से दूरदर्शी दोष, यू से उत्तल लेंस, एन से निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस। तुरंत ये साइड में लिख के आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्यों क्या करते हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है बॉडी में, शरीर को आपकी बीमारियों से बचाता है। क्या करता है ये? अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक। 50 आंसर बताइए। चाय में क्या पाए जाते हैं? थियोफाइनिल, कैफीन, टैनिक एसिड या सभी? जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। चाय में क्या पाया जाता है? इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये मेरे क्वेश्चंस आ गए हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है,
मैं वहां से पूछूंगी। चलिए बताइए कैप्रोइक एसिड किस में पाया जाता है? कैप्रोइक, यहाँ लिखा है कैप्रोइक एसिड। अभी पीछे बात करके आ चुके हैं इसके हम, कोई भी गलत नहीं करेगा। कैप्रोइक एसिड आपके बटर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं पूछती हूँ आपसे कैप्रिक एसिड किस में पाया जाता है? कैप्रिक, मैंने तीनों करा दिए थे आपको। कैप्रिक एसिड किस में पाया जाता है? कैप्रिक एसिड आपके ताड़ के तेल में पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कैप्रिलिक, कैप्रिलिक किस में पाया जाता है? कैप्रिलिक एसिड, बताइए कैप्रिलिक किस में पाया जाता है? कैप्रिलिक, कैप्रिलिक आपके नारियल के तेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नारियल, कोकोनट ऑयल में आपके कैप्रिलिक पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों आपको मैं करा चुकी हूँ। कैप्रिक का बताइए आंसर, बताइए कैप्रिक का किस में पाया जाता है? कैप्रिक एसिड, कैप्रिक एसिड किस में पाया जाता है? एंड कितने इसमें कार्बन्स होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं कैप्रिक एसिड में, बताइए। पूरा करा चुकी हूँ, MCFA, LCFA, SCFA सब बता चुकी हूँ। किस में आएगा ये? नंबर ऑफ कार्बन बता दो, सिंपल नंबर ऑफ कार्बन्स। 10 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। और कैप्रिक एसिड आपके ताड़ के तेल का एग्जाम्पल है। किस में है ये? ताड़ के तेल में। चलिए नेक्स्ट बताइए स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड आप मुझे बताइए कितने इसमें कार्बन्स होते हैं? इसका एग्जाम्पल बताइए, सोर्स बताइए फटाफट से स्टीयरिक एसिड का। स्टीयरिक एसिड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये भी बता दीजिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड में पढ़ाया था अभी मैंने, ये सैचुरेटेड पढ़ाए हैं लास्ट। सैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने आपको स्टीयरिक एसिड पढ़ाया था। कितने कार्बन थे इसमें? 18 कार्बन थे। कितने कार्बन थे? 18 कार्बन का ये आपके फैटी एसिड था, सैचुरेटेड फैटी एसिड था। और एनिमल फैट बताया था मैंने आपको, एनिमल फैट। पामेटिक और स्टीयरिक साथ में पढ़ाए थे लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, स्टीयरिक और पामेटिक पढ़ाए थे। सैचुरेटेड में संतृप्त वसाओं में बताया था, सब संतृप्त वसाओं के एग्जाम्पल्स कराए थे एक दिन आपको मैंने। ये सारे संतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि पूफा के एग्जाम्पल तो लिनोलेनिक एरिकिडोनिक हैं, पढ़ाया है आपको मैंने। ओलिक मूफा का एग्जाम्पल है, ये सब सैचुरेटेड के एग्जाम्पल हैं। कैप्रिक, कैप्रोइक, कैप्रोलिक, स्टीयरिक, लॉरिक, मिरिस्टिक और ब्यूट्राइक एंड आपके पामेटिक, ये सब सैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 18 कार्बन का ये आपके जो है फैटी एसिड है। और एनिमल फैट, जंतु वसा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बताइए एरिकिडिक, एरिकिडिक एसिड किस में पाया जाता है? एरिकिडिक, एक होता है एरिकिडोनिक, कौन सा इसमें से बताइए सैचुरेटेड है, कौन सा इसमें से अनसैचुरेटेड है? एरिकिडिक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? एरिकिडोनिक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? एरिकिडिक सैचुरेटेड है, एरिकिडोनिक अनसैचुरेटेड है। ये ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 6। एरिकिडोनिक ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जबकि एरिकिडिक आपके किसका एग्जाम्पल है? संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है। कितने इसमें कार्बन्स होते हैं? इसमें 20 कार्बन होते हैं आर्किडिक में, ठीक है। एरिकिडिक की अगर हम बात करें, सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड वसा का एग्जाम्पल है, 20 कार्बन होते हैं। मूंगफली का तेल और चर्बी इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अभी ये क्वेश्चन उस पर पूछ चुकी हूँ मैं, किसी पेपर में आया है, ना जाने मध्य प्रदेश के पेपर में आया है, ना जाने बंगाल के पेपर में आया है, अरे किसी में आया है, मुझे ये शेयर किया था। और मैंने ये क्वेश्चन भी शेयर किया है टेलीग्राम पर, उसका इमेज शेयर किया है। ये पूरा पूछा जा चुका है, ठीक है। सोर्सेज पूछे जा चुके हैं इसके। मूंगफली का तेल और चर्बी एरिकिडिक का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। 20 कार्बन का ये फैटी एसिड है और संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है। एरिकिडोनिक ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 का एग्जाम्पल बताइए फटाफट से, ओमेगा 3 के एग्जाम्पल्स बताइए, क्या क्या होते हैं ओमेगा 3 के एग्जाम्पल्स? EPA, EPA होता है, DHA होता है, और क्या होता है आपके? लिनोलेनिक होता है। कौन सा होता है? लिनोलेनिक। ये सब आपके ओमेगा 3 के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ओमेगा 9 का एग्जाम्पल बताइए, ओमेगा 9 का एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए ओमेगा 9।
मूफा है पूफा है, बताइए। मूफा है पूफा है। अब इतना पढ़ा दिया है मैंने आपको फैट्स कि मुझे नहीं लगता अब भी अगर आप गलत करते हैं तो ये फिर आपका फॉल्ट है। इतने अच्छे से फैट्स को मैंने पढ़ाया है, 4 वीडियोज मुझे लगता है मैंने फैट्स की आपको दी हैं। मूफा है, एग्जाम्पल क्या है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लॉरिक, लॉरिक एसिड बताइए किस में पाया जाता है, सोर्स बताइए लॉरिक एसिड का। कार्बन बताइए कितने होते हैं और किस में पाया जाता है लॉरिक एसिड। लॉरिक, मेरिस्टिक, कैप्रेलिक, आपको बताया था ना नारियल के तेल में पाए जाते हैं। नारियल का तेल इसका अच्छा एग्जांपल होता है, गोले का तेल, है ना। और लॉरिक एसिड आपके कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं, 12 कार्बन, 12 कार्बन है आपके लॉरिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैक्स सीड, बताइए किसका एग्जाम्पल है, ओमेगा 3 का, ओमेगा 6 का या ओमेगा 9 का, बताइए। फ्लैक्स सीड, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9, किसका एग्जाम्पल है, अलसी का बीज, अलसी का तेल, ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 का, ठीक है। ऑलिव ऑयल बताइए किसका एग्जाम्पल है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, किसका एग्जाम्पल है, ऑलिव ऑयल। सोर्स मतलब किसका बहुत अच्छा सोर्स है, कौन सा ओमेगा इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसे बोलते हैं, ओमेगा 9। नेक्स्ट बताइए सनफ्लावर ऑयल का, बताइए ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, है ना, ओमेगा 6 किसका है, ओमेगा 6 का। नाउ द नेक्स्ट इज, इतने समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस, ये मेरे अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से ये सब मैंने आपको कराया है। जिन बच्चों ने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं फैटी एसिड्स वाले, फैट वाले, देख लो, सब आपके काम की चीज़ कराई है, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में सब कराया है। प्रेम विवाह का पारंपरिक या परंपरात्मक नाम क्या है, प्रेम विवाह का, बताइए। प्रेम विवाह को क्या बोलते थे, गंधर्व, ब्रह्म, दैव विवाह या प्रजापत्य विवाह, जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है आपके गंधर्व विवाह। नेक्स्ट देखिए, परिवार का घर बार से संबंध है, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर, काल्पनिक तौर पर, आपके परिवार का घर बार का संबंध कैसा होता है, प्रत्यक्ष तौर पर होता है ना, डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट बताइए, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, हिंदुओं में विवाह के, हिंदुओं में विवाह के आपके कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, तो 8 माने गए हैं ना, जिसमें 4 ऊंचे हैं, 4 आपके नीचे हैं, ब्रह्म, आर्ष, गंधर्व, राक्षस, दैव, प्रजापति, असुर, पिशाच, यही तो 8 है आपके परंपरागत स्वरूप है। नेक्स्ट देखिए, गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, बताइए। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को पूरा करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना, स्वादिष्ट भोजन देना आहार का मुख्य उद्देश्य नहीं है, है ना। हमें फूड देना है लेकिन स्वादिष्ट हो, जरूरी नहीं फूड है, खिचड़ी है, लेकिन रोग की दशा में देनी है, इंपॉर्टेंट है, दलिया है। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। आज भी बच्चे ये क्वेश्चंस गलत करते हैं, आज भी अगर ऑप्शंस में 1946 नहीं है तो वो कुछ भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि बड़ी ही खतरनाक बात है। नन ऑफ देम नहीं देखेंगे, मैं कई बार अपने पूछा है मैंने, तो अगर उन्हें ऑप्शंस मिलने से मतलब लगाने से मतलब है, ये नहीं देखते हैं कि मैम ने ऑप्शन दिया भी है कि नहीं दिया है। 1946 में हुई थी, ठीक है, ध्यान से आंसर करिए। चलिए, परिवार शब्द लैटिन शब्द से बना है, कौन सा, फेमस, फैमिलस, फैमिलस, फैमिलसली, कौन सा है, बताइए। ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, परिवार शब्द कौन से उससे बना है, परिवार शब्द आपके फैमिलस नाम के लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है आपके सेवक, सेवक या नौकर, है ना। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार निम्न में से किस समूह में आता है,
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। आज आपका जो हेल्थ वाला पोर्शन है, स्पेशली जो फैमिली है, परिवार है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। बताइए परिवार किस में आता है? परिवार प्राथमिक समूह में आता है ना। द्वितीयक समूह में तो स्कूल, विद्यालय ये सब आ जाएंगे, प्राथमिक समूह में आता है। नेक्स्ट देखिए, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आपके स्कल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं खोपड़ी में? 8, 14, 20, 22। पूरी खोपड़ी पूछी है तो यहाँ पर आपके स्कल नहीं दिया, क्रेनियम तो नहीं दिया है, खोपड़ी दिया है, तो 22 हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम होता, कपाल होता तो 8 हड्डियां हो जाती है ना, तो आपके यहाँ पे 22 हड्डियां हो जाएगी। ने कुल पूछी है ना, टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछी है, कुल तो 22 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके साथ बंधे रहते हैं? मसल्स आपकी जुड़ी हैं बोन्स के साथ। ये सब ट्रिक से मैं आपको याद करा चुकी हूँ। आज एक और ट्रिक आपको इसकी बताऊंगी। पेशियों से सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? संधियों, ऊतक, कोशिकाओं, कंडराओं। जल्दी बताइए। मसल्स बोन्स के साथ जुड़ी हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, BMT। ठीक है, एक और ट्रिक आज मैं आपको बताती हूँ, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, कंडराओं बोलते हैं टेंडन्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं? कंडराओं। MBT भी एक ट्रिक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए, मसल्स, बोन्स और T से टेंडन्स। तो कंडराओं द्वारा जो है आपके टेंडन्स मिलेगा, आपको हिंदी में लिखा हुआ, कंडराओं में मिल सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। पेशियों के सिरे अस्थियों से, टेंडन से जुड़े होते हैं, लिगामेंट से बोन्स कनेक्ट होती हैं। ठीक है, BBL से मैंने आपको याद कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, क्यों? क्यों लेना चाहिए? हम संतुलित आहार क्यों लेते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है? अफीम, कोकीन, मदरा, तंबाकू। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ, ये पूछा जा चुका है आपसे, अफीम होता है। 71 का आंसर करेंगे। स्वस्थ तन का स्वास्थ्य मन से गहरा रिश्ता नाता है, ये कथन शारीरिक विकास के किस नियम को बता रहा है? बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डेवलपमेंट, किसको बता रहा है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, कौन सा प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है ना, संबंध का नियम है। किसका नियम है? सह संबंध का नियम है कि भाई स्वस्थ मन है तो स्वस्थ तन है, संबंध का नियम है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया? प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किसने और कब किया? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.B. वोरहीज ने 1894 में किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिप्पी डाइट किस में दी जाती है? डाइट की बात हम कर चुके हैं, आपके म्यूलेन ग्रेड डाइट, लैनहार्ट्स डाइट, सिप्पी डाइट, डैश डाइट, कैम्फना डाइट सब पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं। सिप्पी डाइट आपके पेप्टिक अल्सर के आहार में दी जाती है, ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, कैम्फनर आहार हाइपरटेंशन। सिप्पी डाइट के साथ ही आपके म्यूलेन हार्ट डाइट, म्यूलेन ग्रेड डाइट और लैनहार्ट्स डाइट, ये भी आपके पेप्टिक अल्सर में दिए जाते हैं। 3 डाइट्स आपके पेप्टिक अल्सर में दी जाती हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर मतलब ड्यूडेनल में अल्सर हो गया है आपके, या ये आमाशय में अल्सर हो गया है, पेप्टिक अल्सर उसे बोलते हैं। ठीक, तो इसमें 3 डाइट आपके दी जाती हैं, सिप्पी, म्यूलेन ग्रेड और लैनहार्ट्स। तीनों ही आपके ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिप्पी डाइट। नाउ द नेक्स्ट इज, पेशियों की थकान को किससे मापते हैं? बताइए। पेशियों की थकान को, मस्कुलर फटीग को किस में मापते हैं? थर्मामीटर में, इलेक्ट्रोमीटर में, एर्गोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर में? अर्गोमीटर से नापा जाता है। किससे नापते हैं? अर्गोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग में, ठीक है, कंट्रोलिंग जो चरण है उसमें से कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं होती है? एनर्जाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चेकिंग या एडजस्टिंग? जल्दी जल्दी आंसर करिए, कौन सी नहीं होती है? तो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का स्टेप है, कंट्रोलिंग का नहीं। कंट्रोलिंग के 3 होते हैं, ECA से हमने याद किया हुआ है, एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट इज, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, नन ऑफ देम?
आपने आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लिया है तो वो क्या कहलाता है? ओवर न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा आपके? ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण। नेक्स्ट देखिए, दूध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? मिल्क प्रोटीन इज रिच इन विच वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड? बताइए, आंसर करिए। ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन। देखिए दूध आपके जो है वो लाइसिन और थ्रियोनिन, इसमें दोनों ही अमाइनो एसिड्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, यदि मूंगफली को आप अस्वच्छकर स्थान पर रख देते हैं और उसमें कोई सूक्ष्म जीवाणु से वो संक्रमित हो जाती है तो बताइए क्या होगा? अर्गोट होगा, फ्यूरियम होगा, एफ्लाटॉक्सिन्स हो जाएंगे उसमें, या पेनिसिलियम हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए। उसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगे? है ना, एफ्लाटॉक्सिन। सबको पता है उसमें क्या हो जाएंगे? एफ्लाटॉक्सिन्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच हो जाती है? भ्रूण की लंबाई, ठीक है, भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच हो गई है। जर्मिनल पीरियड में, ग्रैनुलर पीरियड में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, फीटल पीरियड में? किस पीरियड में हो जाती है? आपके एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो कि आपके 2 to 8 वीक्स का होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? अजरक, कलमकारी, इक्कत, मधुबनी। गुजरात में आपके रेजिस प्रिंटिंग टेक्सटाइल को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं इसे? अजरक बोलते हैं, अजरक, अजरक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को आप क्रम में लगाइए। कूइंग, वन वर्ड, क्राइंग, बैबलिंग। बताइए क्या ऑर्डर होता है? जल्दी जल्दी इस ऑर्डर को लगाइए। भाषा का विकास हो रहा है, इस ऑर्डर को आपको लगाना है। सबसे पहले क्राइंग होता है, बच्चा रोता है ना। फिर क्या होता है आपके? फिर कूइंग होती है, फिर बैबलिंग होती है, फिर वन वर्ड होता है। तो 3 1 4 2, सबसे पहले क्राइंग, फिर कूइंग, फिर बैबलिंग, बाबा, मामा, फिर वन वर्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटिलेटेड जो है हॉक्सी नहीं हाइड्रोक्सीएनिसोल, BHA, हाइड्रोक्सीएनिसोल, है ना। ये क्या है? ये क्या है आपके? आंसर करिए फटाफट से। BHA आपकी क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जो कि आपके आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। इसका यूज स्पेशली दवाओं के रूप में किया जाता है। तो BHA इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज, सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए? बर्तन धोने का काम बताइए, स्टोरेज सेंटर में करेंगे आप, प्रिपरेशन सेंटर में करेंगे, कूलिंग सेंटर में करेंगे, सर्विंग सेंटर में करेंगे? बर्तन धोने हैं हमें रसोई घर में, कहाँ करेंगे? जहाँ भंडार कराया, जहाँ तैयारी करेंगे, जहाँ हिमीकरण, जहाँ परोसेंगे, जहाँ तैयारी का केंद्र है ना, जहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड की, वहीं पास में सिंक बनाएंगे ना, दूर थोड़ी बनाएंगे। बार बार बर्तन धोने के लिए दूर थोड़ी जाएंगे। या जहाँ भंडार कराए, परोस रहे हैं, वहाँ कर देंगे, बर्तन धो देंगे। नेक्स्ट देखिए, A consist of siblings who combine their families to share resources and work। भाई एक परिवार है कौन सा? जो अपने संसाधन कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार। देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है वो विस्तृत परिवार दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर जॉइंट फैमिली में भी तो ऐसा होता है भाई, भाई बहन हैं, सम्मिलित हैं, कजन्स हैं, आपस में जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, अपने संसाधनों को, कार्यों को साझा करते हैं। तो एक बार देखना, विस्तृत परिवार भी एक रूप है परिवार का, लेकिन जब हम मेन फैमिलीज पढ़ते हैं तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर विस्तृत फैमिली दिया गया है, जो भी आयोग है उसके द्वारा। फिर भी एक बार इसको रीचेक जरूर करना है स्टूडेंट। तो जॉइंट फैमिली क्यों नहीं हो सकता? जॉइंट फैमिली में भी तो परिवार में चाचा, ताऊ, दादी, बाबा सब लोग रहते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये विस्तृत परिवार भी परिवार का रूप मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिवार 2 ही प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। एक बार इसको आप लोग भी रीचेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में आपके रेडियम और एक्स किरणों के प्रयोग से शिशुओं में क्या हो सकता है? अगर ज़्यादा जो है प्रारंभिक अवस्था में आपने एक्सरेज हैं, रेडियम का ज़्यादा यूज़ किया है, तो इससे बच्चों में कौन सा एक प्रकार देखने के लिए मिलता है बीमारी का? हाइड्रोसिफिली, माइक्रोसिफिली, संक्रमण या तंत्रीय अस्थिरता?
माइक्रोसिफेली देखने के लिए मिलता है। माइक्रोसिफेली, सिफेल मतलब सिर, सिफेल का मतलब होता है सिर, माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें जो बच्चे का जो सिर होता है वो उसकी उम्र की तुलना में काफ़ी छोटा हो जाता है। ये एक बहुत ही न्यूरोलॉजिकल, दुर्लभ प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शिशु का सिर जो है उसकी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। माइक्रो मतलब छोटा हो जाना, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो माइक्रोसिफेली जैसे समस्या देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन वेजिटेबल सिंपल कॉन्जुगेटेड डेराइव्ड। हीमोग्लोबिन आपके इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हीम प्लस प्रोटीन, और ऑक्सीजन के अणु जो हैं वो आपके हीम भाग से जुड़ते हैं। कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं? तो 4 अणु जुड़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। मायोनीज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है क्या? मायोनीज में मायोनीज में अंडे की भूमिका का उदाहरण होता है एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, पाइसीकरण अभिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? फ्रेंच, फ्लांज, फिश या ड्रेस मेकर? जल्दी जल्दी बताइए। तो आपके जो डबल पॉइंटेड डार्ट होती है ये आपके फिश डार्ट होती है, ठीक है। कौन सी होती है? आपके फिश डार्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज, इसको मिला दीजिए। धागे हैं आपके सामने और आपको मिला देना है धागों को। बताइए, सिंपल यान, ब्रेडेड यान, टेक्सचर्ड यान और ग्रेंडल यान। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल मिला लेते हैं। ग्रेंडेड यान जो कि हमें पता है 2 या 2 से अधिक रंगीन धागों को आपस में गूंथना, ग्रेंडल यान। यहीं पर इसको ऐसे ही मिला लो। सिंपल यान तो एक समान धागे हो जाएंगे, सिंपल यान एक समान धागे हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, ब्रेडेड 3 या 3 से अधिक धागों को एक साथ गूंथना, तो वो आपके ब्रेडेड यान हो जाएगा। और टेक्सचर्ड यान तो कॉइल टाइप, कर्ल टाइप हो गए, है ना। कॉइल टाइप, कर्ल टाइप आपके टेक्सचर्ड यान हो गए। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। मैंने इसका कूट वूट नहीं लगाया है, सिंपल बस इसको यहाँ पर मिला लेना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। कांथा दुर्जनी से, फुलकारी मिर्चीबाग से, काशिदा निलक से, चिकनकारी तेपची से। कौन सा किससे मिक्स नहीं है, मैच नहीं कर रहा है? मिक्स नहीं, मैच नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी बताइए। कांथा दुर्जनी से मैच कर रहा है, फुलकारी मिर्चीबाग से मैच कर रहा है। भाई काशिदा निलक से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि निलक फुलकारी का एक टाइप है और काशिदाकारी तो आपके कश्मीर की है, ठीक है। चिकनकारी तेपची मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एनर्जी का मेन सोर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है आपकी ग्लूकोज ऑप्शन है, प्रोटीन, फैट ये सब नहीं होते हैं। हमारी एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज ही है। सिमिलरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी ग्लूकोज है, ठीक है। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज होती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ग्लूकोज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी के लिए। ब्रेन शुगर इज गैलेक्टोज, लेकिन यहाँ पर गैलेक्टोज हो दिया नहीं, ग्लूकोज है, ऑप्शन ग्लूकोज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, रेशम और मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली में मापा जाता है। एक डेनियर में कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है? बताइए। 900 मीटर, 1000 मीटर, 9000 मीटर, 90 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनियर में आपके हो जाएगा 9000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता? मतलब बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है। टाइफॉइड, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। जल्दी जल्दी बताइए। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन पोलियोमाइलिटिस आपके वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। ज्वर द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है, और वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट बताइए, ईपीए की फुल फॉर्म बताइए। ईपीए, ये मेरे अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं। ईपीए की फुल फॉर्म बताइए। इकोसा पैंटोनोइक एसिड क्या है? ये ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 है? जल्दी बताइए। ईपीए क्या है? ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, डीएचए की फुल फॉर्म बताइए। डीएचए, डीएचए की फुल फॉर्म बताइए। डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। बताइए। ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है, ओमेगा 9 का एग्जाम्पल है। जल्दी बताइए। डीएचए किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, कसूती में जिगजैग चलने वाला टाका क्या कहलाता है? जिगजैग चलने वाला टाका, जिगजैग चलने वाला टाका क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। मुर्गी, गावंती, नेगी, मेंथी कौन सा कहलाता है?
मुर्गी। मुर्गी आपके कसूती में जिगजैग चलने वाला टांका कहलाता है। जिगजैग चलने वाला टांका आपके मुर्गी कहलाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज यूरोपियन की मांग पर विशेष रूप से निर्मित वर्गाकार शॉल है। वर्गाकार शॉल है आपके यूरोपियन की मांग पर। कौन सी? कसाबा, कसाडा, कसूती, कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौकोर शॉल होता है ये। ठीक है, और यूरोप वासी इस शॉल को बहुत पसंद करते हैं। कसाबा कौन सा हो जाएगा आपके? कसाबा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटक की कढ़ाई है। थोड़ा सा ये धुंधला है, कोई बात नहीं। कर्नाटक की कढ़ाई कौन सी है? कांथा, कसूती, चंबा, कसीदा? कर्नाटक की कसूती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कपड़ा मंत्रालय कौन से नवंबर में आया बताइए? 1959, 1970, 1979, सॉरी 77, 1989। किस में आया कपड़ा मंत्रालय? ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर में। 1989 हो जाएगा ना यहाँ पर इसका आंसर। एक बार देख लेना कपड़ा मंत्रालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु के हाथों को ढककर रखने में, गर्म करने में मदद करता है क्या? बोनेट, मिटेंस, बिव या कोई नहीं? यहाँ देखो, कवर द टाइनी हैंड्स ऑफ अ बेबी हेल्प कीप देम वार्म। आपने सबने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को हाथ में कॉटन के ग्लव्स जैसे पहना देते हैं ना, उन्हें ग्लव्स नहीं बोलते स्टूडेंट्स, उनको मिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिटेंस। बच्चों के हाथ में बनाए जाते हैं। बिप तो आपने देखा होगा उनके गले में ऐसे लटका रहता है, उनकी लार वार को पोंछने के लिए। छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से ऐसे फ्लोरल जैसे मिटेंस जैसे होते हैं, उनका पूरा हाथ कवर कर देते हैं छोटे बच्चों को गर्म रखने के लिए। तो मिटेंस हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कपड़े में यान की दिशा क्या कहलाती है? बायस, ग्रेन, सेल्वेज, कोई नहीं। यान की दिशा पूछी है मैंने, वॉप यान की और वेफ्ट यान की। क्या कहलाती है? ग्रेन कहलाती है। ऑफ ग्रेन और ऑन ग्रेन। ठीक है, ऑन ग्रेन और ऑफ ग्रेन, ऑन ग्रेन और ऑफ ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कपड़ा फाइबर उत्पाद पहचान अधिनियम, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ये कब आपके पेश किया गया था? आंसर करिए। 85, 87, 60, 89। देखो ये एक अधिनियम है, कपड़ा फाइबर उत्पाद पहचान अधिनियम। ये आपके 1958 में पारित हुआ था स्टूडेंट्स, और 1960 में जो है आपके ये लागू किया गया था। ठीक है, किस में लागू किया गया था? 1960 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, संबलपुरी साड़ी का नाम जिले के नाम पर आधारित है। कहाँ उत्पादन होता है? ये जिला कहाँ है? कहाँ है संबलपुरी साड़ी? किधर होती है? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप लोग। कहाँ होती है? तो उड़ीसा में होती हैं आपके संबलपुरी साड़ी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आपकी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं नहीं दूंगी। टापा वस्त्र का निर्माण निम्नलिखित में से होता है किससे? कपास की छाल से, शहतूत के वृक्ष की छाल से, ओक के वृक्ष की छाल से, नारियल के वृक्ष की छाल से। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, सबका कमेंट आना चाहिए मेरे पास। टापा वस्त्र का निर्माण जो है वो इनमें से किससे होता है? चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। डेफिनेटली इसने आपको हेल्प किया होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट नंबर 1 था ये। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, और क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा, एंड होम साइंस प्लैनेट को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।